नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, 3 जवान शहीद, 1 नागरिक की मौत, 2 अधिकारी समेत कई घायल। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के लिए वोटिंग जारी। रायबरेली और इलाहाबाद समेत 12 जिलों की 53 सीटों के लिए 680 उम्मीदवार। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं के आज आएंगे नतीजे। 10 बजे से शुरू होगी मतगणना। बीएमसी की 227 सीटों पर शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। भारत का युगांडा के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। पृथ्वी के आकार जैसे 7 नए ग्रह की खोज। नासा के मुताबिक पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष दूरी, 3 ग्रहों पर जीवन की संभावना का दावा। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए मतदान जारी है और बीएमसी के नतीजे भी आज आने हैं। इन सभी खबरों पर खास नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले से आ रही है, जहां आतंकी हमला हुआ है। शोपियां में देर रात आतंकवादियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं। हमले में 1 नागरिक की भी मौत हुई है। आतंकियों ने सेना की पेट्रोलिंग पार्टी को घात लगाकर निशाना बनाया। इस हमले में कई जवान घायल भी हुए हैं। घायलों में सेना के 2 अधिकारी शामिल हैं। हमले के बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। जवानों की और टुकड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले के वक्त सेना का गश्ती दल शोपियां के कुंगू में सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रहा था। इसी महीने की शुरुआत में कश्मीर के कुलगांव में कई घंटों तक आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चली थी। इस कार्रवाई में राष्ट्रीय राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए थे। और अब बात चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। बुंदेलखंड क्षेत्र की 19 सीटों समेत 12 जिलों की 53 सीटों के लिए शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं है। 19,487 मतदान केंद्रों पर 21,436 ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौर में जहां मतदान हो रहा है उनमें रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर के अलावा जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों की सीटें शामिल हैं। उम्मीदवारों से उम्मीद रखते हैं कि जब वो चुन जाए तो जो अपने शपथ लेते हैं वो ये शपथ को भूले ना। बस शपथ में ही पूरी व्यवस्था है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें। महोबा की जनता ये सोचकर वोट कर रही होगी इस बार कि हम एक अच्छा विधायक जो हमारे क्षेत्र का काम करे और एक अच्छा मुख्यमंत्री चुने, जिससे हमारे प्रदेश का विकास हो। महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा सही होनी चाहिए। और क्या, सब लड़कियां लोग जाती आती हैं बाहर, हर स्कूल कॉलेज सब व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सबको अच्छी एजुकेशन मिले और सबके बारे में सोचे जो भी गवर्नमेंट आए। स्वच्छ सरकार बने, ईमानदार बने, काम हो, रोड सड़क है ना, सफाई, ईमानदार गवर्नमेंट हो, काम करे जनता के लिए। और इस समय आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं एक साथ। ये तस्वीरें इलाहाबाद, झांसी और रायबरेली में मतदान को लेकर है। सुबह से ही लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और चौथे दौर में 1,84,82,166 मतदाता 680 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीट ललितपुर और सबसे छोटी आया शाह है।
सबसे ज्यादा 53 सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि 48 पर बीजेपी, 39 पर आरएलडी, 33 पर समाजवादी पार्टी, 25 पर कांग्रेस और 199 निर्दलीय उम्मीदवार भी इस चरण में चुनाव मैदान में हैं। इलाहाबाद उत्तरी सीट पर सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी 24 सीट जीतकर अव्वल रही थी। उसके बाद बीएसपी को 15, कांग्रेस को 6, बीजेपी को 5 और पीस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार हालांकि समीकरण बदले हुए हैं। ऐसे में हर पार्टी ने जीत के लिए यहां पर पूरी ताकत झोंक रखी है। इस दौर में निर्दलीय प्रत्याशी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य, रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह के अलावा कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर लगी है। और हमारे साथ 3 संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं। झांसी से हमारे साथ जुड़े हैं रवीन सिंह शोरान, हमारे साथ महोबा से मौजूद है पंचानन मिश्रा और इलाहाबाद से हमारे संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। हम तीनों का रुख करेंगे। फिलहाल सबसे पहले रवीन आपके पास आना चाहेंगे। आपने हमें आदर्श मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाई थी। रवीन, अब यहां के मतदाता कितने आदर्श साबित हो रहे हैं? 2 घंटे बाद कैसी तस्वीर है? जी बिल्कुल प्रीति, बहुत आदर्श मतदाता यहाँ साबित हो रहे हैं। जिस बूथ पर फिलहाल मैं खड़ा हूँ ये एक आदर्श मतदान केंद्र नहीं है, बेहद सामान्य मतदान केंद्र है। जहाँ पे बहुत मिनिमम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वोटर्स के पास। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, देखिए कतार कितनी लंबी है। इस बात से यहाँ का अंदाजा होता है कि कितनी शांति के साथ यहाँ पर तमाम मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सबके हाथ में जिस तरह से वोटिंग कार्ड है, करीब 2 घंटे से यहाँ पर इतनी ही लंबी लाइन है। सवेरे से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 7 बजे के पहले से, जब वोटिंग शुरू हुई उसके पहले से यहाँ पर जो है तमाम मतदाता आने शुरू हो गए थे। युवाओं को आप खास तौर पर देख रहे हैं कि कितना उत्साहित वो लोग हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अलग अलग मुद्दे जो इनके जहन में हैं उन सब का निराकरण ये लोग चाहते हैं कि इस चुनाव में हो। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि दाहिनी तरफ आपको दिखाएं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो भी भारी तादाद में यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हुई हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। चुनाव आयोग को इस बात का मुख्य श्रेय जाता है कि किस तरीके से उन्होंने एक पूरा कैंपेन, जो कि राजनीतिक दलों के समान आक्रामक कैंपेन चलाया है, जनता तक एक जागरूकता अभियान के तहत ये अपनी बात पहुंचाने के लिए कि उनका वोट कितना अहम है। और उसके लिए अलग अलग तरीके से, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो या यूथ आइकन बनाए गए हों या व्यापारिक प्रतिष्ठानों से उनका बातचीत हो या कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर के उन्होंने अपना संदेश जनता तक पहुंचाया है। अलग अलग जगह पोस्टर्स, बैनर्स या स्वीप कैंपेन चलाया है, जिसके बाद लग रहा है कि उसका असर इस इलाके में खास तौर पर देखा जा सकता है। लोग मतदान के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं। और इसके अलावा सुरक्षा का एक लंबा अरसे से यहाँ पर दिक्कत रही है। उस सुरक्षा का डर को खत्म करने के लिए, किसी भी भय को खत्म करने के लिए पुख्ता प्रबंध यहाँ पर सुरक्षा के किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल और लोकल पुलिस को तैनात किया गया है। पिछले करीब 40-50 साल से ये एक्सपोज्ड रहा है थ्रेट्स के लिए, डाकुओं की तरफ से, चंबल के इलाके से जो आती रही है। लेकिन इस बार पुलिस इस बात का भी श्रेय ले रही है कि किसी भी तरह का थ्रेट जो है वो देखने को नहीं मिला है। निष्पक्ष शांतिपूर्वक चुनाव ये संपन्न हो, ये इस बात को लेकर चुनाव आयोग काफी उत्साहित है। और पिछले 3 चरण में जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में भारी भरकम मतदान हुआ है, उसके बाद लग रहा है कि यहाँ भी वही बात दोहराने की पूरी उम्मीद है। और आने वाले वक्त में अच्छा चुनाव शाम 5 बजे तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जातिवाद और संप्रदाय के नाम पर या क्षेत्रवाद के नाम पर वोट ना पड़े और बेहतर सरकार चुनने के लिए, बेहतर प्रतिनिधि चुनने के लिए यहाँ की जनता वोट डाले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए रवीन फिलहाल हमारे साथ। हम इस समय इलाहाबाद रुक करते हैं। कृति मिश्रा हमारी संवाददाता मौजूद है। कृति, शिक्षा की नगरी इलाहाबाद और राजनीतिक तौर पे काफी जागरूक इलाहाबाद को माना जाता है। आज कितने जागरूक यहाँ मतदाता नजर आ रहे हैं, खासकर 2 घंटे बाद किस तरह की तस्वीर है, आप भी दिखाइए।
जी हाँ प्रीति, देखिए लोकतंत्र का महायज्ञ जारी है और लोग लगातार आ रहे हैं इसमें अपनी आहुति डालने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रीति 100 साल के बुजुर्ग आए थे, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। वो बात करने में तो बहुत समर्थ नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी उंगली दिखाकर जो निशान था, जो स्याही का निशान था, उसको दिखाकर ये बताना चाहा कि मैंने अपना वोट डाल दिया है। तो बिना कुछ कहे वो बहुत कुछ कह गए और साथ ही कई सारे युवा भी आए, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि अगर हम आज अपना वोट नहीं डालेंगे तो हमें सरकार से शिकायत करने का कोई हक नहीं है। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि निशानी है कि हमारे मजबूत होते हुए लोकतंत्र की और कितने परिपक्व हो रही है हम किस तरह से लोग भारी संख्या में सुबह से निकलकर आ रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और जहां तक इलाहाबाद की मैं बात करूं तो इलाहाबाद में सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 12 कंस्टिट्यूएंसीज हैं पूरे प्रदेश में, ये सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो हर तरफ हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल कृति, आप बने रहे हमारे साथ। महोबा रुख करेंगे पंचनन का। पंचनन, जानते हैं कि बुंदेलखंड में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। महोबा में कुछ छिटपुट हिंसा की खबरें हैं, कैसा चल रहा है मतदान? देखिए प्रीति, मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। हालांकि एक घटना यहाँ पर हुई है, जो यहाँ दो उम्मीदवार हैं बीएसपी और समाजवादी पार्टी, उनके बीच में कुछ क्लैश हुआ है, कुछ फायरिंग की घटना सामने आई है, लेकिन उसका मतदान पर कोई असर नहीं है। और एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर सुबह 7 बजे के पहले की तस्वीर है ये, कि मतदान केंद्र के बाहर मतदान केंद्र में लोग वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं और ये अभी तक जारी है। 2 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं और बुजुर्गों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, चाहे संख्या हो चाहे बुजुर्ग हो, और जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनमें भी, क्योंकि बुंदेलखंड एक पिछड़ा इलाका माना जाता रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछड़ा इलाका है, लोगों में और उत्साह इस बात का है कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और देश के विकास में भी अपनी हिस्सेदारी करें और वो वोट के जरिए करना चाहते हैं। तो ये उत्कंठा उनके अंदर दिखती है और बुंदेलखंड में इसका असर साफ नजर आ रहा है। पिछले 3 चरण में जिस तरह से अच्छी वोटिंग देखने को मिली है, लगता है कि ये लाइन हमारे पीछे है, इसको देखकर कि ये वोटिंग परसेंटेज पिछले 3 से भी ज्यादा बढ़ेगा और ये बहुत अच्छी खबर खासकर बुंदेलखंड के लिए है। और लोग जागरूक इस बार दिख रहे हैं। जातिगत आधार पर हमेशा वोटिंग होती है यहाँ पर, लेकिन विकास की बात यहाँ हो रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एक अच्छी सरकार लोग चुनेंगे और विकास के नाम पे जो वोट हो रहा है वो उनको उसका असर देखने को जरूर मिलेगा। प्रीति, बिल्कुल, आप तीनों के पास हम लगातार आते रहेंगे आगे के बुलेटिन में भी अपडेट लेने के लिए। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद अच्छी तस्वीरें हमें हमारे संवाददाता भेज रहे हैं। लंबी कतारें न सिर्फ युवाओं की बल्कि महिलाओं, बुजुर्गों, सभी का जोश और उत्साह आज देखते ही बन रहा है उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के मतदान के दौरान भी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल कृति, पंचानन और रविंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर उत्तर प्रदेश के सियासी समर को जीतने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 5वें और 6ठे दौर के लिए चुनावी जनसभाओं में तमाम नेता जमकर एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें और 6ठे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दलों के दिग्गज धुआंधार रैलियों में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच और श्रावस्ती में रैली की और कालेधन, नोटबंदी से लेकर आतंकवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। जनता इतने वर्षों में अभी तक नहीं समझ पाई इनकी मन की बात, बताओ कोई समझ पाया? और हमने तो प्रधानमंत्री जी से कहा कि कब करोगे काम की बात, ये भी बता जाओ हमें। कोई एक काम किया हो तो बताओ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गोरखपुर में चुनावी जनसभा की। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार पर राज्य में अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इससे पहले पीटीआई से बातचीत में अमित शाह ने यूपी में बीएसपी समेत किसी और पार्टी से चुनाव बाद गठबंधन से साफ इनकार किया। उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा जाहिर किया। ये 15 साल से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा जो क्रम चला है, ये बुआ भतीजा का जो शासन चला है, उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी सिद्धार्थनगर और फैजाबाद में रैली की। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता समाजवादी पार्टी के आतंक से गुस्से में है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पार्टी की खराब हालत देखकर गलत बयानबाजी पर उतर आए हैं। अपने खुद के व प्रदेश के हित में भी अपना वोट यहाँ सपा, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी पार्टी
बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान होगा। वहीं छठे दौर में 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर आज सभी की निगाहें बीएमसी चुनाव नतीजों पर टिकी हैं। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 10 शहरों में नगर निकायों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। साथ ही 25 जिला परिषदों और 283 पंचायत समिति के लिए भी वोटों की गिनती होगी। इसके लिए 23 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 21 फरवरी को हुए मतदान में महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण बीएमसी सहित 10 नगर निगमों के चुनाव के लिए करीब 56% लोगों ने मतदान किया। वहीं जिला परिषदों और पंचायत समितियों के लिए हुए चुनाव में 69% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शिवसेना 2 दशक से भी ज्यादा समय से बीएमसी की सत्ता में है और बीजेपी शिवसेना ने इस बार अलग अलग नगर निकाय चुनाव लड़ा है। कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस ने भी कड़ी चुनौती पेश की है। ऐसे में सबको बीएमसी के नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। और खबरें लगातार जारी है। फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे दिखाएंगे पुणे में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायिक तंत्र में बड़े बदलाव पर जोर दिया है। राष्ट्रपति भवन में न्यायिक सुधारों से संबंधित एक पुस्तक विमोचन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कुशल शासन से न्यायपालिका पर बोझ कम हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने उम्मीद जताई है कि जजों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2 हफ्ते के भीतर तय कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायिक सुधारों के लिए काम करने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स पुस्तक विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि 6 दशक से ज्यादा पहले स्थापित देश के न्याय मंत्र में बड़े बदलाव की जरूरत है। It is high time for all of us to collectively not only think but also to act how to address these issues without bench, without adequate infrastructure. We cannot have any sorts of reforms worthwhile. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुस्तक की पहली प्रति भेंट की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुशल शासन से न्यायपालिका पर बोझ कम हो सकता है। लेकिन मेरा मन करता है कानून खत्म करने के लिए ही मैं प्रधानमंत्री बनूं और मैंने वादा किया था मैं पर डे कानून खत्म करूंगा। अब तक 1200 कर चुका हूं। ये बात सही है कि एफिशिएंट गवर्नेंस जुडिशरी का बोझ बहुत कम कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने उम्मीद जताई कि जजों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2 हफ्ते के भीतर तय कर लिया जाएगा। As is the expected position in the book, that we have been at it regularly for hours, almost every day, trying to finalize the memorandum of procedure, and I hope and expect that we will finalize it in the next 2 weeks. जस्टिस खेहर ने सुप्रीम कोर्ट समेत दूसरे न्यायालयों में खाली पदों को जल्द भरने की बात भी कही। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की किताब जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स में न्यायिक सुधारों का जिक्र किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और युगांडा ने व्यापार, निवेश और कृषि समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के युगांडा के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर भी जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति अफ्रीकी देशों की 5 दिन की यात्रा पूरी करके आज भारत वापस लौटेंगे।
बुधवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। युगांडा की राजधानी कंपाला में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और युगांडा के बीच व्यापार भले ही अच्छा हो, लेकिन इसे और विस्तार दिया जा सकता है। We reviewed the entire gamut of our bilateral ties. We remain committed to working together in political, trade, investment, development cooperation, agriculture, information technology, defense cooperation domains. Our relationship is long-standing and warm and respectful. The Indians don't come to give us lectures here, and we don't go to give lectures to them. We respect each other. भारत और युगांडा ने ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से कहा कि व्यापार के मामले में भारतीय कारोबारी युगांडा में कई चीजों का विनिर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से कारोबारियों को काफी फायदा हो सकता है। The Indian manufacturers in a wide range of areas can benefit very considerably, and what the Honourable Minister said a few minutes back, by factoring in the thought that they are not looking at a modest market in Uganda only, but on a much wider market of the Eastern African community and surrounding areas. इससे पहले उपराष्ट्रपति ने युगांडा के उपराष्ट्रपति के सचिवालय में अपने समकक्ष एडवर्ड ससेकांडी से द्विपक्षीय वार्ता की। आज उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 2 अफ्रीकी देशों की 5 दिवसीय यात्रा करके भारत लौटेंगे। यात्रा पूरी करने से पहले उपराष्ट्रपति भारतीय समुदाय के लोगों के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। स्मिता नायर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी की वजह से भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% तक गिर सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के कुछ वक्त के लिए इसका असर रहेगा। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दोबारा तेजी आएगी और कुछ साल में इसकी GDP ग्रोथ 8% से भी ज्यादा होगी। IMF की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले साल नवंबर में हुई नोटबंदी के बाद नकदी की किल्लत और भुगतान में दिक्कतों की वजह से उपभोग में कमी आई है और इस वजह से आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। IMF की रिपोर्ट में GST पर भी बात की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तु और सेवा कर यानी GST लागू होने से GDP वृद्धि 8% से ज्यादा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही आसान बनाने के लिए एकल राष्ट्रीय बाजार तैयार करने में GST से मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक GST से मौजूदा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी के आकार के 7 ग्रहों का पता लगाया है। ये सभी ग्रह पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष दूर हैं। नासा के मुताबिक इनमें 3 ग्रहों पर जीवन संभव है। ये पहला मौका है जब पृथ्वी के आकार के इतने सारे ग्रहों को खोजा गया है। दुनिया से अलग दूसरे ग्रहों पर जिंदगी की खोज में जुटे वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। नासा ने बुधवार को पृथ्वी जैसे दिखने वाले 7 ग्रहों का पता लगाने में कामयाबी हासिल की। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष दूर इन ग्रहों पर पानी के अंश मिलने से जीवन की संभावना बढ़ गई है। These planets are among the best of all the planets we know to follow up, to see, for example, with the James Webb Space Telescope that we're going to launch last year, the atmospheres and also to look at biosignatures if there are any. खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक 6 ग्रहों में धरातल का तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ये ग्रह ट्रेपिस्ट 1 नामक ड्वार्फ तारे का चक्कर लगाते हैं। So TRAPPIST-1 is much cooler, much smaller than our sun, and so the planets in its habitable zone are much closer to it, very close to it, with very short orbital periods. And in this graphics, what you can see are the planets which were found around TRAPPIST-1, with the 3 of them which are in the habitable zone. खगोल वैज्ञानिकों ने पहले भी सौर मंडल का पता लगाया है, लेकिन ये पहला मौका है जब पृथ्वी के आकार के इतने सारे ग्रहों को एक साथ खोजा गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से पुणे में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमों के बीच अब तक 90 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने 40 जबकि भारत ने 24 मैच जीते हैं। हालांकि अपनी सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। दोनों देशों के बीच भारत में 46 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। इनमें भारत को 19 और ऑस्ट्रेलिया को 12 मैचों में जीत मिली है। हालिया रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय टीम ने अगस्त 2015 के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं गंवाया है। पुणे में खेला जाने वाला ये पहला टेस्ट मैच होगा। चौबीस भाषाओं के रचनाकारों को कल साहित्य अकादमी के सालाना पुरस्कार से नवाजा गया। हिंदी के लिए नासिरा शर्मा, उर्दू के लिए निजाम सिद्दीकी और अंग्रेजी के लिए यूरी पिंटो को यह सम्मान दिया गया। 2016 के लिए 8 कविता संग्रह, 7 लघु कथाओं, 5 उपन्यास, 2 समालोचना, 1 निबंध संग्रह और 1 नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए और अंग्रेजी में यूरी पिंटो को उनके उपन्यास एम एंड द बिग हुम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खास शख्सियत की बात करते हैं। वीनस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन के नाम से मशहूर हिंदी फिल्मों की अदाकारा मधुबाला की आज पुण्यतिथि है। मधुबाला को उनकी अदायगी और सौंदर्य के लिए आज भी सिने प्रेमी शिद्दत से याद करते हैं। गाना शकील बदायूं का, संगीत नौशाद का और नृत्य निर्देशन लच्छू महाराज। लेकिन जब पर्दे पर मधुबाला ने इसे निभाया तो सेंसुअलिटी को पर्सोनिफाई कर दिया, जिसकी मिसाल अब तक तो नहीं मिली है। साल की उम्र में बेबी मुमताज फिल्म बसंत में दिखाई दी। 14 साल की उम्र में जब वो पहली बार हीरोइन के रूप में केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में आई, तब भी वो मुमताज ही थी। हालांकि उनकी खूबसूरती को देखकर देविका रानी जी ने उन्हें मधुबाला का नाम दिया। क्या आप ही अमरनाथ वकील हैं? आपको इसमें शक क्यों है? इसलिए कि सूरत से तो आप भले आदमी मारे। सीरत में भी कुछ ऐसा बुरा नहीं हो। एक कनीज ने हिंदुस्तान की मलिका बनने की आरज़ू की और मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया। ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन तुझे साबित करना होगा कि यही सच है। परवरदिगार, मुझे इतनी हिम्मत अता फरमा कि मैं साहिब आलम से बेवफाई कर सकूं। 1949 में फिल्म महल के रिलीज होने के साथ पूरा देश मधुबाला का मुरीद था। मधुबाला की खूबसूरती कभी रूहानी लगती थी, कभी बस एक चंचल लड़की का लड़कपन, कभी ऐसी कि दिल धड़कना ही भूल जाए। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए आ। उनकी इस रेंज के पीछे छिपी थी कमाल की अदाकारी, जो मिस्टर एंड मिसेस 55, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी और अनारकली में देखने को मिलती है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, 3 जवान शहीद, 1 नागरिक की मौत, 2 अधिकारी समेत कई घायल। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के लिए वोटिंग जारी। रायबरेली और इलाहाबाद समेत 12 जिलों की 53 सीटों के लिए 680 उम्मीदवार। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं के आज आएंगे नतीजे। 10 बजे से शुरू होगी मतगणना। बीएमसी की 227 सीटों पर शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर।
भारत का युगांडा के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। पृथ्वी के आकार जैसे 7 नए ग्रह की खोज, नासा के मुताबिक पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष दूरी, 3 ग्रहों पर जीवन की संभावना का दावा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।